हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी जो है 1 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जितनी भी एसएससी एमटीएस की शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों का दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अगर आप सभी पेपर देकर आए हैं तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं, और जो लोग पेपर अभी नहीं दिए हैं उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बथुकम्मा त्यौहार एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? किसका दोस्तों? अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम से है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अरुण सिन्हा को। किसे? अरुण सिन्हा जी को जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषि और पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कृषि और पशुपालन का संबंध कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 48। और प्रस्तावना का भाग है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 2030 तक। कब तक बढ़ाया गया है? 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? मतलब पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कितने परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 4.91%, 4.91% दोस्तों यहाँ पर वृद्धि दर हुई थी। और केरल की अगर बात कर लें साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पर साक्षरता दर जो है दोस्तों वो 94% है। कितना? 94% दोस्तों जो है यहाँ पर साक्षरता दर है। आगे देखते हैं। अगर वहीं बात कर लें कि वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई थी, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? अगर यह पूछा जाए तो आपका राइट आंसर दिल्ली होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस केंद्र शासित प्रदेश में था? तो लक्षद्वीप में है। ये भी आप याद रखिएगा। अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? ये आपसे से पूछा गया था। अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो अंडे में उपस्थित प्रोटीन और पानी के कारण ही दोस्तों अंडे का रंग जो है सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं। अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? ईस्ट। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा था? भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा था। कौन बनवाया था? तो इनकी पत्नी ने बनवाया था। कहाँ पर है ये? तो दिल्ली में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में महिला एशिया ओडीआई कप की मेजबानी कब की गई थी? भारत में महिला एशिया ओडीआई कप की मेजबानी कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2006 में। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1978 ईस्वी में। कब की थी? 1978 ईस्वी में की थी। भारत की महिलाओं ने सर्वप्रथम 1978 में जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, और पहली बार कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। आगे देखते हैं। किस
मंत्र किस में शामिल होते हैं? मंत्र जो हैं किस में शामिल होते हैं? पुराणों में, वेदों में? तो राइट आंसर क्या है? वेदों में शामिल होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त हैं? 10-28 इसमें सूक्त हैं। और भाग कितने हैं दोस्तों? तो 10 भाग हैं। पहला और 9वां भाग दोस्तों, 10वां भाग जो है सबसे बाद में जोड़ा गया, ये भी आप याद रखिएगा। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या है? तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने लोग कृषि से संबंधित हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने लोग जो हैं कृषि से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या है? 54.6%, 54.6% दोस्तों जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यही क्षेत्र है। इकोनॉमिक्स में आप सभी पढ़े होंगे, 3 क्षेत्र बताया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि से संबंधित कार्य होता है, और द्वितीय क्षेत्र में जो है पुनर्निर्माण का काम होता है। जैसे कृषि से कोई वस्तु बनती है तो उसका मशीनीकरण करके दोस्तों दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे डॉक्टर जो सेवाएं देते हैं, बस से आप जो जाते हैं वो सेवाएं, होटल जो है सेवाएं हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A के तहत दोस्तों जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। अगर बात कर लें कौन सा संविधान संशोधन था, तो 86वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा, सॉरी दोस्तों, 44 कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है और अनुच्छेद 300A में इसे रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, ये आप सभी का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है? 15 मिलियन। कितना? 15 मिलियन लगभग सूर्य पृथ्वी से दूर है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहीं पर दोस्तों ये जो है इंदिरा पॉइंट पाई जाती है। अगर बात कर लें कि सबसे भारत के मूल भूमि में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कॉल है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन फ्लड। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी परियोजनाएं बनाई गई? सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना चलाई गई थी। आगे देखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? क्वार्टज। क्या है? क्वार्टज कहते हैं इसे। आगे अगला तो क्वेश्चन, हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? ये बांसुरी वादक है, एक प्रसिद्ध क्या है? बांसुरी वादक हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराया था? तो बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, भारत इसमें हारा था। जीता कौन था? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब वहीं बात कर लेगा T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ है, इसे किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर WPL की बात कर लें, IPL जो WPL वाला हुआ था दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप हुआ था IPL वाला, उसमें कौन सी टीम जीती थी? तो RCB जीती थी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है?
मतलब यह पूछा गया था आप सभी से कि किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों 129 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 129 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर बात कर लें सुप्रीम कोर्ट जो है, इसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर कहाँ से 124 से लेकर 147 तक दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। इतने में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। जन्म कहाँ हुआ था? कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगांव के पास सेलभावी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धरमैया कोमकाली था। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ तक आप सभी के जो ऑप्शन थे, कर्नाटक ही रहा होगा कि कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। यही आप सभी का आंसर रहेगा। लेकिन अगर और डीप दोस्तों पूछ लिया जाए तो आप सभी इसे भी याद रखिएगा कि कर्नाटक के बेलगांव के पास सेलभावी गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेलभावी गांव में। अगर यह पूछा जाए कुमार गंधर्व का जन्म किस गांव में हुआ था, तो सेलभावी गांव में हुआ था। पूछ सकता है दोस्तों, एग्जामिनर कुछ पता नहीं कितना डीप पूछ ले। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का। संविधान के अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति से है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 152 में इनकी पद का वर्णन 152 में इनकी पद का वर्णन किया गया है। 153 में बताया गया कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है? हरियाणा में है दोस्तों। आगे देखते हैं। पट्टी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? पट्टी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपसे से पूछा गया था। तो भारत के लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप याद रखिए। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप ही है। आगे देखते हैं। बाल विवाह कब समाप्त हुआ था? बाल विवाह कब समाप्त हुआ था, ये आपसे से पूछा जा रहा था। तो 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में बाल विवाह समाप्त हुआ था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक या दो क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से आ ही रहे हैं, इसलिए चलिए आप सभी को बता देते हैं आखिर किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। पहला देख लीजिए, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारत जी, ट्रिक से याद कर लें ताकि आप सभी भूलें ना। भारत जी जो थे वो राम से क्या करने गए थे? मिलन करने गए थे। भरत जी जो हैं वो श्री राम जी से क्या करने गए थे? तो मिलन करने गए थे। बीच का रूट वर्ड पकड़िए, तो भरत मिलन। तो भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का है, हो गया। और उत्तर प्रदेश, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले क्या नहीं करते? ये कभी थकते नहीं। उत्तर प्रदेश वाले क्या नहीं होते? कभी थकते नहीं। तो कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, इस प्रकार आप याद रखिएगा। उसके बाद मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी देखकर अंधा भी बता देता कि आप यह पूड़ी कैसी है? कच्ची है। तो कुची आंध्र प्रदेश को अंधे से ले दीजिए। कच्ची पूड़ी देखकर कौन बता देता है? अंधा भी बता देता है यह पूड़ी कैसी है? कच्ची है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब। कथकली, कथकली कहाँ का? केरल। मोहिनीअट्टम और केरल, कथकली कहाँ का है? केरल का। दो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है? केरल में है। कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और कौन सा दोस्तों? कथकली कहाँ का है? केरल का। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है, सिंपल है। उड़ीसी, उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसे जरूर याद करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है।
भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और असम सत्रिया कहाँ का है? असम का है। चलिए आगे देखते हैं अब। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस कवि ने लिखा था? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस कवि ने लिखा था? तो कल्हड़। किसने लिखा था? कल्हड़। राजतरंगी में दोस्तों इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा था। हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी के मंदिर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? डुंगरी महोत्सव। कौन सा? डुंगरी महोत्सव मनाया जाता है। सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाया था? सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाया था? तो राइट आंसर है 2018 में। कब लगाया था दोस्तों? 2018 में लगाया था। शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर क्या है? कथक। देख सकते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन आ चुका है आप सभी का केवल शास्त्रीय नृत्य से। यूरिया का निर्माण किससे होता है? यूरिया का निर्माण किससे करते हैं या किससे होता है? तो किससे करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट से यूरिया का निर्माण करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कौन से कारण से मिट्टी बनती है? किस कारण से मिट्टी बनती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अक्षय के कारण से दोस्तों मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। किस स्थिति में नई स्पीशीज का निर्माण होता है? किस स्थिति में नए स्पीशीज का निर्माण होता है? तो नए स्पीशीज का जन्म दोस्तों 2 तरह से हो सकता है। एक, जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन जब होता है तभी दोस्तों नए स्पीशीज का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी योजना को कब तक बढ़ाया गया? स्मार्ट सिटी योजना को कब तक बढ़ाया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इस बार दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना जो है इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। कब तक? 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ाकर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पेंडा किस एग्रीकल्चर से संबंधित है? पेंडा किस एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो स्थानांतरण कृषि से। किससे? स्थानांतरण कृषि से दोस्तों संबंधित है। भारत में कृषि के इस अधीन रूप को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पमादवी या कोमन या सीधा कहा जाता है। जो पेंडा है दोस्तों, या आपसे इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो बेबर या दहिया किस एग्रीकल्चर से संबंधित है, तब भी आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? स्थानांतरण होगा, क्योंकि इन्हें दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। पहले सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ हुआ था? पहला सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ पर हुआ था? अगर बात करें पहला सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। अगर भारत में बात करें पहला सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछें तो लंदन में सबसे पहले हुआ था, लेकिन भारत में पूछें तो इलाहाबाद में होगा। और यहाँ भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई, ये आप सभी से पूछा जा रहा है, ना कि आप सभी से पूछा जा रहा था किसने की। अगर किसके शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगर बात करें किसने की, तो चाणक्य जी ने की थी। किसने? चाणक्य ने की थी। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपने टी शर्ट उतारकर लहराई थी? सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में इन्होंने लहराई थी। चलिए आगे देखते हैं अब। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। लोसर कहाँ पर मनाया जाता है?
तो लद्दाख में बनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? तो इन्होंने दोस्तों कई पुस्तक लिखी है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट दो मैंने ली है। सिलेक्शन डे और द काइट रनर अरविंद अडिगा जी की प्रमुख जो है पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला? तो इसे 3 लोगों को मिला है। पहला मादली पी मथी साई जी को मिला है, दूसरा है यश शौर्या जी को, और तीसरा है यू दारा नीराज को। कौन कौन? मादली दी मथी साई जी, यश शौर्या हैं और यू दारा नीराज जी हैं। आगे देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? टीके रंगराजन जी को। किसे? टीके रंगराजन जी को एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किसमें किया गया था? तो अशोक ने जो शिलालेख 200 बनवाए थे उसमें ब्राह्मणी लिपि का और खरष्टु लिपि का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। आगे देखते हैं। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या है? बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से संबंधित हैं। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना आता है। आगे देखते हैं। व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ख्वाजा अहरार का। किसका? ख्वाजा अहरार का बाबर जो समर्थक था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। दोस्तों मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर ने किससे युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। जिसके बाद दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी थी पहला वह शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं। छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। बीडरफोर्ड का आकार कैसा होता है? बीडरफोर्ड का आकार कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। कैसा? समचतुर्भुजकार होता है। स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या है? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8,598 मीटर ऊंचाई है इसकी। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो 13 हैं। लोथर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी में बंदरगाह कहाँ से मिले थे? गुजरात से मिले थे। कौन सा? तो लोथर बंदरगाह था। ये भी आप याद रखिएगा। कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो भीम साहनी जी ने। किसने? भीम साहनी जी ने लिखा था। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रुक्मणी जी जो हैं इन्हें भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का गुरु माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी की। किसके? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर चलाया गया। कब चलाया गया था? 2023 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जी। सीके नायडू जी जो थे भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी भारत क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहीं बात कर लें कि अगर
आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी थे। कौन? लाला अमरनाथ जो थे वो आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान बने थे। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? तो राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में थे। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का उदय हुआ था। दोस्तों, जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने धोखे से अपने राजा की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। अब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन थे? जयदेव जी हैं। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 ईस्वी में भारत में जनगणना अधिनियम आया था। पहली जनगणना कब हुई थी? तो मियो ने कराई थी। कब कराई थी? मियो ने 1872 ईस्वी में पहली जनगणना कराई थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। किसने कराया था? रिपन ने कराया था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। ये भी आप याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों श्वेतकणिका भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है और इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये भारतीय अनुच्छेद 341 और 342 में इसे बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद दोस्तों 87(1) के तहत। लोकसभा का वर्णन भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा में दोस्तों जो है 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का जो 17 अक्टूबर को पेपर हुआ है, सभी शिफ्टों का दोस्तों एनालिसिस करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्टों का दोस्तों जीके जीएस का यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप सभी ने पेपर देकर आया है अभी, तो आप सभी यहाँ पर अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। अगर आप सभी ने भी पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या है इसका? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आगे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो राइट आंसर इसका क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। चलिए आगे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। यह शतक उन्होंने 12 मार्च 2012 को एशिया कप के दौरान मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में लगाया था। ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि सचिन तेंदुलकर ने कहाँ लगाया था? तो मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में इन्होंने लगाया था। आगे देखते हैं, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? AR रहमान को। किसे? AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी। कौन थे? JB कृपलानी जो थे दोस्तों, वो मौलिक अधिकार के उप समिति के
अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी क्वेश्चन था। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है इनसैट का फुल फॉर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो था दोस्तों वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला, दिल्ली था। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 23 किले। कितने किले दिए थे? 23 किले दिए थे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. होम ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की है। किसकी? मेरी कॉम की। मेरी कॉम क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। आगे देखते हैं। 40 अगला क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ताप बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, आयरन और चूना की। आप सभी को जो ऑप्शन में मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। लेटेलाइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की भी अधिकता पाई जाती है, आयरन की भी पाई जाती है और चूने की भी अधिकता पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर ऊपर नहीं होगा दोस्तों, उप होगा। क्या होगा? उप होगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? देवेंद्र। कौन थे? देवेंद्र जी थे जो 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? कपिल देव। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में ही जीता था। किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था, जो लगातार 2 बार विश्व कप जीतती जा रही थी। भारत ने उसे हराकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम 1983 ईस्वी में किया था, जिसके कप्तान कपिल देव जी थे। ये भी आप याद रखिएगा। मुसलमानों का गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? मुसलमानों के गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम जो है दोस्तों ये मुसलमानों का गमों का त्यौहार कहा जाता है। मुहर्रम मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे एक शहादत का त्यौहार भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर इसका क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित गीता चंद्र जी हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 50 मीटर। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है। ये भी आप याद रखें। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की योग्यता
किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा के अध्यक्षों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 84 में। किसमें? अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें तो अगर दोस्तों एक ट्रिक आप याद करें, सरला। क्या? यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सरला, सरला से दोस्तों क्या है, 79 में संसद का वर्णन किया गया है, 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। सरला से 79 में संसद का वर्णन, 80 में राज्यसभा का वर्णन और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं देवदास उपन्यास के लेखक हैं। आगे देखते हैं, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा राज्य के। दोस्तों अक्सर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो नए गवर्नर और नए सीएम नियुक्त हुए हैं उन्हें आप जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में अक्सर पूछा ही जा रहा है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर आप सबको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? तो पुराण में किया गया है। कहाँ पर? पुराणों में जेमिनी का उल्लेख किया गया है। धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? तो राइट आंसर क्या है? आगरा घराने से। किससे है? आगरा घराने से धग्गे खान का संबंध है। आगे देखते हैं, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका पेपर कब है, ताकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए ला सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।